हमारे विधायक जी के बारे में मैं बस यही इतना कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इलेक्शन सिर्फ जीता है घूमने फिरने के लिए, सैर सपाटे के लिए, अपनी ऐश मौज के लिए। मैं खुलेआम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उनमें विधायक वाले कोई गुण नहीं है। आपको कभी नहीं दिखेगा। छेदी पासवान, माननीय छेदी पासवान पूर्वा से आते हैं और पूर्वा से वापस चले जाते हैं। उसके अलावा दिल्ली में कभी तुगलक रोड पे जाइए तो आराम परस्ती करते हुए पाए जाते हैं। कभी लोगों के बीच आपने देखा उन्हें कि लोगों के बीच जा रहे हैं? घर पे भी जाइए तो नंबर लगा के मिलना पड़ता है। साथ मौजूद हैं काशिफ कमाल जी, जो कि शहर के मशहूर आरटीआई कार्यकर्ता हैं और हमेशा शहर की जो भी प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती है, उनको फैक्ट के साथ शहर के बीच में लाते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे नीति आयोग की जो रिपोर्ट है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, जिसमें रोहतास ज़िले को तीसरा नंबर दिया गया है, जिसमें बिहार में 5 ऐसे ज़िले हैं जो कि अमीर हैं, उसमें से रोहतास ज़िले का भी नाम है। तो आखिर इस अमीर शहर होने के बाद, अमीर ज़िला होने के बाद भी रोहतास में कोई भी काम नहीं होता है, आगे नहीं बढ़ता है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए आसिफ साहब, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने पेज पे हमें आमंत्रित किया। और रही बात आपके प्रश्न की, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, तो ये भारत सरकार की अपनी संस्था है जो कि प्लानिंग कमीशन को हटा के लाई गई थी मोदी सरकार के आने के बाद। और इस रिपोर्ट को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में लिखी A to Z चीज़ें बिल्कुल सही होती हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि तीसरे नहीं बल्कि हमारा रोहतास जो है बिहार के अमीर ज़िलों में दूसरे नंबर पे है। चूँकि पटना एक स्टेट कैपिटल है, आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कैपिटल होने के नाते यहाँ सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन सिर्फ रेवेन्यू पे अगर हम बात करें तो रेवेन्यू हम देते हैं, लेकिन चूँकि मैं एक आरटीआई कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन जब आप काम के वजूद पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं है, हमारे यहाँ मल्टी हब पार्क नहीं है, आईटी पार्क्स नहीं है, फूड प्रोसेसिंग पार्क नहीं है। इस तरह की तमाम चीज़ें हमारे शहर में मौजूद नहीं हैं। वो कहाँ बनेंगी? दरभंगा बनेंगी, मुजफ्फरपुर बनेंगी, जहाँ की पॉलिटिकल लीडर मजबूत हैं। हमारे यहाँ सिर्फ लोग पॉलिटिक्स करने के लिए इलेक्शन जीतते आए हैं, ना कि शहर का विकास करने के लिए। अभी कुछ ही देर पहले संजय वैश जी ने आपके समक्ष सारी बातें रखी हैं, तो मुझे इस पर ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि रेवेन्यू अगर हमारे यहाँ से जनरेट हो रहा है तो हम अपने हक को लेने के लिए तत्पर रहेंगे। और इसीलिए मैं हमेशा आरटीआई के माध्यम से सूचनाओं को निकाल के लाता रहता हूँ, ताकि शहर के लोग जानें कि आखिर हकीकत क्या है। क्योंकि पेपर का लिखा हुआ झुटलाया नहीं जा सकता। आप अपनी बयानबाजी से चीज़ों को बदल सकते हैं, लेकिन पेपर पे लिखी हुई चीज़ों को नहीं बदल सकते हैं। तो पॉवर्टी इंडेक्स ने भी आप ये बात साबित कर दी है कि हमारा रोहतास एक पोटेंशियल वाला ज़िला है और ये हमेशा पोटेंशियल वाला ही बना रहेगा। जबकि अभी आप देखेंगे कि हमारे पास ना तो डालमिया की इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, हमारे पत्थर उद्योग बंद हैं, उसके बाद हमारे लोगों का पोटेंशियल इतना है काम करने का कि हम पटना के बाद सबसे अमीर ज़िले में। बाकी 5 ज़िलों को हटा दिया जाए तो बाकी आपके जो 33 ज़िले हैं वो गरीबी रेखा के नीचे के भी पायदान पे जो है एग्जिस्ट करते हैं। फिर भी यहाँ विकास नहीं होता, इसका मुद्दा आखिर कारण क्या है? इसके पीछे सवाल किया आपने, विकास नहीं होता। विकास नहीं होने के पीछे एक सबसे अहम वजह रही है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों का ध्यान सिर्फ अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी को बचाने के ऊपर रहा है। कभी लोगों के बीच वो नहीं गए। जैसा कि आप देखते हैं, इलेक्शन जीतेंगे तो हाथ जोड़ कर आके आपको कहेंगे कि साहब आप हमें वोट दे दें, हम अगले 5 साल आपके लिए ये बनाएंगे। लेकिन हमें पूछना होगा कि आप जो है अगले 5 साल का क्या ब्लूप्रिंट तैयार करके लाए हैं, क्या अपना मैनिफेस्टो आप तैयार करके लाए हैं, जनता के लिए आपने क्या क्या प्लानिंग्स की हैं। जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तब तक वो रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे। वो तो जानते हैं कि हम हाथ जोड़कर वोट ले लेंगे, और लोग हमारे, आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में भावनात्मक किस्म के लोग रहते हैं। हमेशा हाथ जोड़ के पगड़ी खोल के अगर आगे रख देते हैं तो लोग वोट दे देते हैं। उसके बाद 5 साल शहर का क्या होता है वो किसी को नहीं मालूम होता है। संजय वैश, काशिफ कमाल, आमिर हैदर जैसे लोग जो हैं हमारे यहाँ शहर में लग के काम करते हैं। अभी आपको सबसे अच्छा मैं इसका एग्जांपल देता चलूँ, आप देखिएगा कि रेलवे दिन प्रतिदिन सारे ट्रेनों की हर जगह से स्टॉपेज रेवेन्यू के बेसिस पे ख़त्म करती जा रही है, लेकिन सासाराम जंक्शन का रेवेन्यू आए दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो सारा स्टॉपेज जो पिछली 5-6 गाड़ियों का हुआ, चाहे जलियांवाला बाग अमृतसर एक्सप्रेस हो, अभी हावड़ा लाल कुआं हुआ, तो ये सामाजिक कार्यकर्ता मेरे जैसे, कुंडल सिंह जैसे, संजय वैश जैसे लोगों की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। हम लोग रेलवे बोर्ड जाते हैं, हम लोग अधिकारियों से मिलते हैं। कुंडल सिंह हमारा भाई अधिकारियों से दिल्ली में रह के मिलता है, उन जैसे लोगों की वजह से हुआ है।
मैं आपको बताता चलूँ कि 3 दिन पहले तक हमारे माननीय सांसद को भी ये खबर नहीं थी कि लाल कुआं का स्टॉपेज यहाँ होने जा रहा है। लेकिन माननीय सांसद तो बोला कि ये हमारी वजह से हुआ, उन्होंने तो आप ट्वीट भी उनसे किया साक्ष्य था। मांगिए। अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, तो आप उनसे साक्ष्य मांगिए कि आपके पास इसके रिगार्डिंग पेपर है, प्रोसेसिंग पेपर है, तो आपको पता चल जाएगा कि ज़मीनी हकीकत क्या रही है। और हम लोग अभी आप देख रहे हैं कि आप भी यहीं पे मौजूद हैं, हम भी यहाँ शेरशाह के रोजे पे मौजूद हैं। आपको नहीं लगता कि बिहार से सिर्फ 3 ही स्ट्रक्चर बढ़ रही है? एक नालंदा यूनिवर्सिटी है, एक क्या हमारा शेरशाह का मकबरा वो पोटेंशियल नहीं रखता कि यूनेस्को के हेरिटेज में ये शामिल हो सके? आप देखिए बाबू जगजीवन राम, जो कि चौधरी चरण सिंह से लेके नेहरू सरकार तक मंत्री रहे हैं, उसके बाद उनकी बेटी मीरा कुमार 10 साल यहाँ सांसद रहीं, कि मुनीलाल जी सांसद रहे, छेदी पासवान जी का दूसरा टर्म चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी कभी भी किसी ने कोशिश की कि हमारे शेरशाह सूरी के मकबरे को, जो इतनी बड़ी अफगान कला का इतना बेहतरीन नमूना, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कराने का कोई प्रयास? जिला प्रशासन भी मौन बना रहता है। इसके रिगार्डिंग में कुछ दिन पहले मेरी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, हमने इसके बनिस्बत कलेक्टर साहब से ये बात की है, तो वो भी अकेले क्या करें? अगर जनप्रतिनिधियों का साथ ही नहीं मिलेगा तो वो भी अकेले कितना दिन जिला संभालेंगे? और आप तो IAS अधिकारियों के बारे में जानते हैं कि इन 3 साल में आते हैं, वापस चले जाते हैं। जनप्रतिनिधि वो ऐसे लोग होते हैं जिनको समाज में लोगों के बीच रहना होता है, और हम जैसे सामाजिक और RTI कार्यकर्ता जो हम लोगों के बीच लोगों की रहकर लोगों की प्रॉब्लम को उजागर करते हैं। शहर में जो ट्रैफिक लाइट लगने वाली थी और जो नाला का काम चल रहा है वो भी बहुत स्लो चल रहा है, जिसके तहत काफ़ी बिजनेसमैन, जैसे कि धर्मशाला रोड को आप देख सकते हैं, वहाँ के निवासी जो है बिजनेसमैन, जो उनका बिजनेस ठप हो रहा है, उस पर अभी हाल ही में विधानसभा सत्र में विधायक जी ने सवाल भी किया। लेकिन आखिर इसका मुख्य कारण क्या है? आप तो कागजी कार्रवाई करते हैं और कागज़ के थ्रू आप एकदम RTI की परफेक्ट रिपोर्ट लाते हैं जो हम लोग पब्लिश करते रहते हैं, तो आखिर मुख्य रिपोर्ट क्या है? आपने इसके ऊपर भी रिसर्च किया है? जी बिल्कुल, मेरा शोध हुआ है इसके ऊपर, और जहाँ तक मेरी जानकारी है, फेज़ 1 का नाला अमृत योजना के तहत बहुत पहले ही इसका बजट भी अलॉट हो गया है। जो इस काम को पूरा करने की तय समय सीमा थी वो नवंबर 2020 थी, तो इन लोगों ने, सरकारी अधिकारियों ने कोरोना का हवाला देते इसको 1 साल तक एक्सटेंड कर लिया। अभी दिसंबर 2021 इसके काम के खत्म होने की समय सीमा है। लेकिन अगर आप अभी इधर से गुजरते हुए GT रोड जाएंगे तो आपको कहीं से देख के नहीं लगेगा कि फेज़ 1 का नाला भी दिसंबर 2021 तक कंप्लीट होगा। और दूसरी चीज़, हमारे सदन में जो विधायक साहब ने ये सवाल किया कि फेज़ 2 के नाले के बारे में, तो अभी मैं आपको बताता चलूँ कि RTI की रिपोर्ट के अनुसार फेज़ 2 के नाले का अभी तक वित्तीय आवंटन नहीं हो पाया है। और एक ट्रैफिक लाइट का आपने सवाल किया, बहुत अच्छा, तो 2 बार इसका टेंडर निकल कर कैंसिल हो चुका है। तीसरी बार में कोई केरल की कंपनी है जिसने इसका टेंडर लिया है, जून में ही उन्हें टेंडर अवार्ड हो चुका है। लेकिन आप जानते हैं कि कच्छप गति से हमारे शहर का विकास शुरू से दौड़ता आया है, आज़ादी के बाद से ही। तो कंपनी तो आकर तैयार है लाइट लगाने के लिए, कंपनी तैयार है, तो आखिर रुकावट कहाँ पे पैदा हो रही है? बता रहा हूँ, वही मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि जब तक आपका GT रोड चौड़ा नहीं होगा, आपकी जो नया पोलिंग सिस्टम हुआ है, तो लाइट आपको चौड़े स्पेस में लगानी है, क्योंकि आपको अप डाउन दोनों डायरेक्शन को कवर करना है, पॉइंट्स को कवर करना है, तो जो टेक्निकलिटीज़ है उसको कवर करना है, तो उसके लिए पोल का दूरी पे होना ज़रूरी है, जो कि अभी तक बिजली विभाग पूरी तरीके से पोल के काम को पूरी तरीके से पूरा करके प्रशासन को सुपुर्द नहीं कर पाया है। रही बात नगर निगम के कार्यशैली की, तो उसमें आप देखेंगे कि परमानेंट तरीके से अभी तक बिहार सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के थ्रू किसी एक उच्च अधिकारी की नियुक्ति नहीं की। अभी तक चार्ज में ही चल रहा है, राजेश गुप्ता चार्ज में रहे, उनके ऊपर जो है निगरानी विभाग ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करते हुए छापेमारी की, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अभी जो हमारे उप विकास आयुक्त हैं शेखर आनंद, उनको DM साहब ने चार्ज दिया है। तो चार्ज में कब तक चलता रहेगी चीज़ें? चार्ज से तो चीज़ें नहीं चलती हैं, उन्हें वित्तीय पावर भी अभी तक नहीं ग्रांट हुआ है। इसके लिए हमें शहर में एक अस्थाई नगर आयुक्त की ज़रूरत है, जो शहर में लोगों के बीच जा सके और लोगों की प्रॉब्लम को समझ सके और उसके हिसाब से सॉल्यूशन निकाल सके। DM साहब अकेले प्रशासक बन के नगर निगम चलाएंगे कि जिला चलाएंगे कि बाकी अनुमंडलों को चलाएंगे, उनके ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो अकेले इन चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। तो सरकार को इस मुद्दे पे ध्यान देना होगा कि एक अलग से आयुक्त को यहाँ पे प्रतिनियुक्ति करनी होगी, जो शहर की समस्याओं का निदान पूर्णता रूप से कर सके। और हमारे विधायक जी के बारे में मैं बस यही इतना कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इलेक्शन सिर्फ जीता है घूमने फिरने के लिए, सैर सपाटे के लिए, अपनी ऐश मौज के लिए। मैं खुलेआम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उनमें विधायक वाले कोई गुण नहीं है। कभी आप उनसे मिलने जाइए तो पहले तो घंटों लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है और फिर पूरी बात आपकी सुनी नहीं जाएगी, और बस कहते हैं कि मैं फलां से बोल दूंगा, अधिकारी से बोल दूंगा, आपका काम हो जाएगा। एक ठोस सॉल्यूशन आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। आप किसी मुद्दे पे देख लीजिए, शहर में इतनी चीज़ें हैं, गंदगी अपनी जगह पे, नगर पालिका
प्रबंधन कर रही है कि नहीं कर रही है उसकी जिम्मेदारी। लेकिन कभी वो समाज सेवियों के साथ, शहर के गणमान्य लोगों के साथ नगर पालिका के आगे धरना देते नजर आए। एज अ विधायक उनका क्या काम है? लोगों की समस्याओं को लोगों के सामने रखना, प्रशासन के सामने रखना, सरकार के सामने रखना। लेकिन वो नजर आए आपको कभी नहीं दिखेगा। छेदी पासवान, माननीय छेदी पासवान पूर्वा से आते हैं और पूर्वा से वापस चले जाते हैं। उसके अलावा दिल्ली में कभी तुगलक रोड पे जाइए तो आराम परस्ती करते हुए पाए जाते हैं। कभी लोगों के बीच आपने देखा उन्हें कि लोगों के बीच जा रहे हैं, घर पे भी जाइए तो नंबर लगा के मिलना पड़ता है। जो हमारी डेमोक्रेसी है इसमें हम रिप्रेजेंटेटिव को पावर देते हैं, ना कि वो हमें देता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम लोग रहते हैं। अब मैं फलसफा बयान करूंगा और अरिस्टोटल और प्लूटो की थ्योरी बयान करूंगा तो उसमें बहुत पूरा दिन निकल जाएगा। फिलहाल आप बस इतना जानिए कि जनता इसमें सर्वोपरि है, ना कि जनप्रतिनिधि। हमने जनप्रतिनिधि को सांसद में अपनी बातों को, अपनी आवाज़ को रखने के लिए भेजा है। लेकिन यहाँ क्या होता है, वो अपनी आराम परस्ती में इतना खो जाते हैं कि हमारे जैसे हमादी बिल्डर के डायरेक्टर आमिर हैदर जैसे, संजय वैस जैसे, इंद्रजीत जैसे, इन तरह के लोगों के टैक्स पेयर, हमारे जो गाढ़ी कमाई वाले टैक्स पेयर हैं, उनके पैसों पे ऐश करते रहते हैं और शहर के विकास में इनका एक रत्ती का योगदान नहीं होता है। ये सिर्फ अपनी आराम परस्ती को ही देखते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए काशिफ जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो ज़मीनी स्तर से सच्चाई उनको पता चलेगा और इस ज़मीनी स्तर की सच्चाई को देख करके वो भी अपने बड़े नेताओं का जो भी कार्य कर रहे हैं उनको समझ में आएगा कि वो आखिर कर क्या रहे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत सर। अभी आपने सुना सामाजिक कार्यकर्ता संजय वैश्य जी को और आरटीआई कार्यकर्ता जो ज़मीनी स्तर से सच्चाई लाते हैं सामने। और मैं अपने माननीय विधायक जी और सांसद जी से अपील करना चाहता हूं कि वो सासाराम में कदम रखेंगे तो यहाँ के लोग अब जागरूक हो चुके हैं। यहाँ के लोग अब काम पूछेंगे। अगर आप आते हैं सासाराम में तो आपका विज़न क्या है, आप किस तरीके से सासाराम को आगे ले जाएंगे और क्या क्या कुछ आने वाले दिनों में तब्दीली देखने को मिलेगी। क्योंकि हम लोग बहुत अरसों से आस लगा के बैठे हैं और लोग जो है तो चुप थे, लेकिन अब जो है जनता भी जागरूक हो चुकी है और सामाजिक कार्यकर्ता जो ज़मीनी स्तर से लगातार लगे रहते हैं और काम कराते रहते हैं वो भी ये जागरूक हो गए, जो कि शहर की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। जिसके आप भारत सरकार के द्वारा कराए गए स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत निचले पायदान पर आना ये काफ़ी दुखद है। और हम आशा करते हैं कि अगर आप लोग आएंगे सासाराम में तो आपसे जनता पूछेगी और आप अपने विज़न को लेकर के आएंगे। सासाराम में कदम रखने से पहले आप आएँ तो विज़न अपनी बताएं, हम लोग सवाल करेंगे, जनता आपसे सवाल करेगी कि आखिर क्या विज़न है आपका शहर को लेकर के, किस तरीके से आप शहर को आगे ले जाना है।